फरवरी 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने पर किसी को रोक नहीं थी, ना ही किसी को कोई फी या टोल देना पड़ता था। ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर फ्लेक्सिबल था, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बातचीत कर रहा था। ईरान पर सालों से जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए थे, उनका विदेश में रखा पैसा फ्रीज कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ गल्फ देश बेशुमार पैसा और तरक्की देख रहे थे और अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को हराना मानो नामुमकिन। जून 2026 आते आते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के रहमो करम पर, न्यूक्लियर मुद्दे पर अब ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान के इंटरनेशनल एसेट्स को अनफ्रीज किया जा रहा है, सैंक्शंस को हटाया जा रहा है, $300 बिलियन ईरान को देने की बातें हो रही हैं एक कॉम्पनसेशन फंड के जरिए। अमेरिका की वर्चस्वता खत्म और इजराइल की छवि तार तार। पिछले 100 दिनों में हमने दुनिया को बदलते देखा है, किस तरह दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। एज ऑफ अमेरिका का सूर्य अस्त और ईरान और चाइना जैसे देशों की ऐंठ और बढ़ रही है। और यह बात सबसे साफ तरीके से हमें दिखी जिस तरीके से ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और एक हारा हुआ ईरान, उसे कोई जल्दी नहीं थी किसी डील के लिए। जिस ईरान डील की बात ट्रंप किया करते थे, जिस ईरान के सरेंडर का जुमला ट्रंप गाते रहते थे, वो तो किसी को ना दिखा। महीनों के इंतजार के बाद फाइनली पीस डील तो नहीं, लेकिन हां एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेमवर्क पर जरूर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों तरफों से। और इससे होता क्या है, इससे बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया है और दोनों पक्ष आगे बातचीत करते रहेंगे, इस पर मंजूरी हुई है। लेकिन दुनिया देख रही है कि सिर्फ इस एमओयू के लिए, सिर्फ ईरान को मनाने के लिए अमेरिका ने कैसे अपने हथियार डाल दिए हैं। यह डील इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि अमेरिका ने डील के डिटेल्स अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, कम से कम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त। शायद वो चाहता नहीं है ना कि ईरान एम्बैरेस हो, क्योंकि वो तो सरेंडर कर चुका है ना। वही डिटेल्स ईरान की तरफ से, जो एमओयू के डिटेल्स है, जो 14 पॉइंट है, वो ईरान ने जरूर लीक कर दिए हैं, जो अमेरिका ने अभी तक इसे डिनाई नहीं किया है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस एमओयू का ढांचा क्या है, इसमें है क्या और इसमें क्या नहीं है। और जबरदस्त चीज यह है कि जो चीजें इसमें नहीं है, जिन चीजों के लिए यह लड़ाई शुरू की गई थी, इस युद्ध का प्रारंभ हुआ था, वो ईरान की रजीम को चेंज करना, उनके न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को खत्म करना, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना, इन सारी बातों को छुआ तक नहीं गया है। ये वैसी की वैसी ही है। और ईरान में डेमोक्रेसी लाना तो छोड़ो, आईआरजीसी का फंदा और भी कस चुका है उस देश में, थैंक्स टू ट्रंप। और क्यों इस सब के बीच में इजराइल इसे अमेरिका से ज्यादा अपनी हार की तरह देख रहा है। इजराइल ना तो निगोसिएशंस का हिस्सा है, ना ही एमओयू में पार्टनर है और ना ही डील में उसकी कोई भूमिका होने वाली है। इजराइल के नेतागण इस ईरान एमओयू से इतना नाखुश है कि वो खुलेआम अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं। नेतन्याहू खुद इस डील के कुछ टर्म्स को मानने से इनकार कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि लेबनान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ ईरान भी कह चुका है कि अगर इजराइल ने कुछ भी उल्टा सीधा इसके बाद किया तो यह माना जाएगा कि यह कदम अमेरिका की सहमति से हुआ है। ऐसे में इजराइल की तरफ से एक गलत मूव पूरे डील की धज्जियां उड़ाकर रख सकता है। और हो भी सकता है ऐसा, जिनीवा में 19 जून को जो साइनिंग सेरेमनी है, उससे पहले इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए और शांति को भंग कर दे। ट्रंप ने ईरान को अंडर एस्टिमेट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, यह हम आपको दिखा चुके हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कैसे ऑपरेशन एपिक ब्लंडर बन चुका है, यह हम आपको बता चुके हैं। और यह भी कि डील मेकर ट्रंप ईरान के साथ डील क्यों नहीं कर पाया, बार बार फेल कैसे होता रहा। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो एमओयू हुई है, उसमें किसे क्या मिल रहा है। अमेरिका क्या सच में जबरदस्त कंसेशंस दे रहा है ईरान को? क्या सच में $300 बिलियन जाने वाले हैं ईरान की तरफ? क्या ट्रंप का ये डील किसी भी मायने में ओबामा के डील से बेहतर है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल का तो कोई जिक्र ही हमें यहां नहीं दिख रहा है। युद्ध शुरू करने के पीछे जो कारण थे, उसका क्या हुआ, वो क्या हम भूल गए? और फाइनली क्या इजराइल इस डील को टिकने देगा? क्यों इजराइल अमेरिका के खिलाफ अब बगावत पर उतर आ चुका है? बिजनेस चलाना आज के टाइम पर सिर्फ मेहनत का गेम नहीं है, अब गेम है स्मार्ट सिस्टम्स का। क्योंकि अगर आपका आधा टाइम बस मैसेजेस, ऑर्डर्स, रिमाइंडर्स और कस्टमर फॉलोअप्स में निकल जाता है, तो बिजनेस ग्रो कब करेगा, इंसान पैसे कब कमाएगा? वो इस प्रॉब्लम का एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है उडू। ये कोई मामूली सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें 45+ एप्स आपको मिलते हैं। वेबसाइट मैनेजमेंट से लेकर मार्केटिंग, इन्वेंटरी, सेल्स, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सब एक जगह। उडू आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं और इनका एक फीचर काफी पॉपुलर हो रहा है।
व्हाट्सएप कनेक्ट। मतलब कोई पोटेंशियल कस्टमर आपकी बिजनेस वेबसाइट पर आता है, सिर्फ एक क्लिक करता है और डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, व्हाट्सएप अलग, ऑर्डर्स अलग, कस्टमर डेटा अलग और फिर बिजनेस ओनर के दिमाग में प्रेशर सो अलग। लेकिन यहां सारे व्हाट्सएप मैसेजेस डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, जिससे आपका पूरा बिजनेस आप एक जगह से देख सकते हो। उडू से बल्क मैसेजेस करना, कस्टमर को रिप्लाई करना, ऑर्डर कॉन्फर्मेशन हो या फिर रिमाइंडर की बात हो, इवन इनवॉइस भेजना, सब यहां से हो जाता है, वो भी इनके इनबिल्ट टेम्पलेट्स के द्वारा। साथ ही उडू डिस्कस ऐप एंड मैसेज विजिट के साथ ये फुली इंटीग्रेटेड है, तो आपकी सारी डिस्कशन एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाती है। दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेशन ट्रैक करने के लिए आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, झंझट खत्म। तो चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, एक बार अपने बिजनेस के लिए उडू का व्हाट्सएप कनेक्ट फीचर जरूर ट्राई कीजिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहले तो इस एमओयू के टर्म्स को हम समझ लेते हैं। ईरान के साइड से लीक किए गए एमओयू के डिटेल्स की अगर आप माने तो यूएस ईरान के सारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इनके बीच में ये इमीडिएटली बंद हो जाते हैं। यूएस नेवल ब्लॉकेट तुरंत लिफ्ट कर दिया जाता है। ट्रंप की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब रीओपन हो ही चुका है और वो भी टोल फ्री। अब यहां एक छोटा सा कैच है, कंडीशंस अप्लाई है, एस्ट्रिक्स है, उस पर अभी हम आते हैं 2 मिनट में। फिर ईरान के $12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स को रिलीज होने की बात की गई है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रिलीज ऑलरेडी हो चुका है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिलहाल कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है, एटलीस्ट कुछ बाइंडिंग नहीं है। उस पर अगले 50-60 दिनों में बातचीत होगी, बस इतना बताया गया है। ट्रंप सरकार इस बात का जश्न मना रही है कि ईरान ने माना है कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगी। लेकिन इस बात को तो ईरान पिछले 25 सालों से कहता आया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहता है, वो सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। लेकिन वो चीजें जिसका क्लियर मिलिट्री पर्पस है, जैसे कि मिसाइल्स, नेवी, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, इन पर फिलहाल कोई बातचीत, कोई अश्योरेंस कुछ रिटर्न में नहीं दिया गया है। बस एमओयू में इंक्लूड कर लिया गया है कि इन पर बातचीत होगी। इस सब के ऊपर इस डील के लीक हुए डिटेल्स में अमेरिका के लिए एक और बहुत डिस्टर्बिंग बात सामने आई है, जिसको लेकर काफी हाहाकार हो रहा है अमेरिका में। अभी ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने उसे $300 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन फंड्स देने का वायदा किया है। इसके अलावा $24 बिलियन फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करना होगा, जिसमें $12 बिलियन तो साइनिंग के पहले रिलीज करने की बात की गई है। इस बात के बाहर आने के शुरुआती कुछ घंटों में अमेरिका के साइड से बिल्कुल खामोशी थी, चुप्पी थी। जब फाइनली यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस प्रेस के सामने आए तो उन्होंने इस $300 बिलियन वाली बात को डिनाई नहीं किया। The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, and that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा क्लेम अगर गलत होता तो डिनाई कर दिया जाता। एक इरानियन पब्लिकेशन ने ड्रॉप साइट न्यूज को यहां तक बताया कि इस फंड का जो पहला ट्रांश है वो 8 जून को ही एक प्राइवेट एमिराती एयरक्राफ्ट के जरिए तेहरान पहुंच चुका है। $3 बिलियन का इनिशियल ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से भी यह बात कंफर्म हो चुकी है। ऐसा एक फ्लाइट उसने उड़ान भरा था। लेकिन ट्रंप तो ठहरे। ट्रंप बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए, उनको नींद कहां आती है हर रात को, तो बस आ गए सोशल मीडिया पर और दिया डालकर एक पोस्ट की $300 मिलियन ईरान को देने की बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। वैसे ये पोस्ट टेक्निकली सही है। अमेरिका ने कभी भी $300 मिलियन देने की बात नहीं की है ईरान को। बात $300 बिलियन की हो रही है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी माना है। और अगर ये फेक न्यूज है, हो सकता है जेडी वैंस भी गलत हैं, तो आ जाइए, पब्लिक में आ जाइए। इतने घंटे, इतने दिन अब तो हो गए हैं, बता दो भैया शर्तें क्या हैं, एमओयू की कंडीशंस क्या हैं, छुप क्यों रहे हो। सबको पता है कि ट्रंप ऐसा इस बार कुछ नहीं करेंगे। इस बार वो फूक फूक कर कदम ले रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही हरकतों की वजह से डील हर बार हाथ से निकल जा रही थी, ईरान पीछे हट जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप के पास अब समय बाकी नहीं रहा है। मिड टर्म इलेक्शन सामने आ रहे हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग हर दिन और घटती जा रही है, नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिपब्लिकन कैंप में माने उनके तरफ के लोग भी अब और इस ईरान वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और हर बढ़ते दिन के साथ ईरान का रुख और भी ज्यादा सख्त हो रहा है, कड़ा हो रहा है।
ऐसे में ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। या तो भैया जो मिल रहा है वो चुपचाप ले लो, या तो 10 दिन बाद इससे भी बुरी डील आपके सामने रखी जाएगी। ट्रंप कितने मजबूर हो गए हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि एमओयू साइन करने के लिए उन्हें $3 बिलियन देना पड़ा। भाई इजराइल ये रख ले 3 बिलियन, डील साइन कर दे, गुडविल अमाउंट भी मैंने तुम्हें दे दिया है। अब आप सोचो एक फाइनल जो न्यूक्लियर डील अगर साइन होगा तो उसके लिए कितना पैसा निकालना पड़ेगा। और आपको याद दिला दूं, ये वही ट्रंप है जिन्होंने इजराइल के कहने पर 2018 में ईरान के साथ जो डील था उस वक्त उसे फाड़कर फेंक दिया, अमेरिका को पीछे खींच लिया। ओबामा एरा में साइन किया जो डील था, ट्रंप ने उसे वर्स्ट डील इन हिस्ट्री कहा था। लेकिन आज ट्रंप जो डील कर रहे हैं वो हर महीने में ओबामा वाले न्यूक्लियर डील से भी बदतर है, खराब है। अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डिफीट की तरह इसे देखा जा रहा है। समझाता हूं कैसे। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत 2015 में यह बात तय की गई थी कि ईरान का 97% यूरेनियम स्टॉकपाइल रशिया भेजा जाएगा, जो कि हुआ भी था। ट्रंप की डील में फिलहाल कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, बस इतना लिखा गया है कि कुछ यूरेनियम डाउन ब्लेंड होगा। कब होगा, कहां होगा पता नहीं, लेकिन ईरान के अंदर ही होगा, ईरान के सरजमीन पर होगा, ईरान के कंट्रोल में होगा। फिर JCPOA में डिटेल्ड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन IAEA इंस्पेक्शंस का क्लियर क्लॉज था। ट्रंप के डील में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि भाई ईरान अपने न्यूक्लियर कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। बस इतनी बात की गई है कि हम आशा करते हैं कि इंस्पेक्शन होगा। सुनिए वाइस प्रेसिडेंट साहब को। Let's talk about any place, anywhere, anytime US inspectors. That's that part of the deal? Yeah, that's absolutely something that we are negotiating over, Sean. That's one of the final details that's going to be figured out here. पिछले 24 घंटों में बस हमने एक ही शब्द सुना है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो आशा करते हैं कि बहुत सारी चीजें होंगी, ईरान उनकी बातें मानेगा और वही अमेरिका विल इमर्ज विक्टोरियस। लेकिन ट्रंप एक्चुअली अगर आप विक्ट्री की बात करें तो सिर्फ और एक ही चीज की विक्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है कि ईरान ने रिटन में कमिटमेंट दे दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। लेकिन ये तो रिटन कमिटमेंट उसने 1968 में ही दे दिया था, जब उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया था। यानी दुनिया भर के देशों का सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है टू नो न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा नए रेजीम में भी आयतुल्लाह अली खमेनी ने भी फतवा जारी किया था और यह कहा था कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। तो पता नहीं ट्रंप इस कमिटमेंट में ऐसा क्या नया देख रहे हैं जो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी तब जब ट्रंप के क्लियरली स्टेटेड वॉर गोल्स में से कुछ भी पूरा नहीं हो पाया है इस एमओयू में। 28 फरवरी को इनिशियल स्ट्राइक्स के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कुछ वॉर के गोल्स बताए थे अगेंस्ट ईरान, जिसमें सबसे पहला था ईरान में regime change. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. अब इतने दिनों बाद जब regime change नहीं हो पाया तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ तो चाहते ही नहीं थे। मैंने कब बोला? And it really is regime change. You know, we didn't set out for regime change. ये सही फॉर्मूला है भैया, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे लगने लगते हैं। ट्रंप का दूसरा वॉर गोल था टू annihilate Iran's missiles and naval capabilities. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. फिलहाल जो डील के टर्म सामने आए हैं उसमें मिसाइल कैपेबिलिटीज के मामले में साफ मेंशन किया गया है कि इस पर आने वाले राउंड्स पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब ईरान के लिए उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज कितनी जरूरी है इसके बारे में हमने पूरा एपिसोड बनाकर रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इस पर ईरान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और रही बात ईरान की नेवी की, तो अगर ईरान के नेवी को 100% एनाइलेट कर दिया गया है जैसा कि ट्रंप कहते हैं, तो फिर ये ट्रंप हॉर्मूज खुलवाने में इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? हॉर्मूज तो अपने आप खुल जाना चाहिए था। अब जो नेवी की परिभाषा है वही ईरान ने बदल दी है। अब बात करते हैं अमेरिका की सबसे अर्जेंट गोल की या सबसे बड़े गोल की भी, और वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना। अब ये अपने आप में एक नया गोल था क्योंकि हॉर्मूज का प्रॉब्लम तो वॉर से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अमेरिका की हरकतों की वजह से ही ये प्रॉब्लम बनी। But our preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be open, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water,
nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal here. अब इतने हफ्तों के नेगोशिएशंस के बाद लगता है यूएस साइड भी यह बात मान चुकी है कि ईरान हॉर्मुज से पैसे कमा कर ही मानेगा, उस पर कंट्रोल किसी न किसी फॉर्म पर रखेगा। इसीलिए दबी आवाज में ही सही अब टॉप लेवल पर अमेरिका में लोग बात मान रहे हैं, यही न्यू नॉर्मल है। सुनिए इस एमओयू के बाद जेडी वैंस के तेवर कैसे बदले बदले लग रहे हैं इस इशू पर। Well, our expectation is that the strait is going to be opened in a toll-free way for the long term, and that's the sort of thing that we're going to figure out in these technical negotiations. सुना आपने फिर से, एक्सपेक्टेशन। अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि शायद और अच्छे दिन आएंगे, अच्छे से बातचीत करने पर ईरान टोल्स नहीं लगाएगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान कह रहा है कि वो टोल नहीं लगाएगा, वो तो कह रहा है कि वो एक सर्विस, एनवायरमेंट, मैनेजमेंट फीस लगाएगा। वेल, टोल हो या सर्विस चार्ज हो, फिलहाल यह बात तो तय हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दुनिया के लिए फ्री तो नहीं रहेगी किसी हालात में, ये ईरान के मॉनिटरिंग के अंडर ही चलेगी। और यही ट्रंप की लेगेसी भी रहेगी। एक शॉर्ट साइटेड प्रेसिडेंट की तरह उन्हें याद किया जाएगा, जिन्होंने ईरान को लेकर 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स किए। पहला, इजराइल के कहने पर 2018 में JCPOA से बाहर निकलना, वो भी जब ईरान कंप्लायंट था, डील अच्छी तरीके से माना जा रहा था। दूसरा, इजराइल के कहने पर जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स गिराना। और फिर तीसरा, सबसे बड़ी गलती, इस साल फरवरी में फिर से इजराइल के कहने पर ईरान के खिलाफ एक ऑल आउट जंग छेड़ देना, जिसके बाद हर फ्रंट पर अमेरिका फेल हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाथ से गया सो अलग। अमेरिकन पॉलिटिशियंस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के इशारों पर ऐसे क्यों नाचते हैं हर समय? क्या मजबूरी है इनकी? इसके बारे में पूरा एपिसोड बनाकर रखा है, देख लीजिएगा समय रहे तो। लेकिन अब ट्रंप के असली पॉपो नेतन्याहू बहुत गुस्से में है। ईरान के साथ समझौता माने इजराइल का जो सपना था अब वो टूट रहा है। रीजनल सुपर पावर बनने का सपना, ईरान को निस्तनाबूद करने का सपना अब ध्वस्त हो रहा है, और ये मंजूर नहीं है इजराइल को। ट्रंप के मिडिल ईस्ट लेगेसी में सबसे बड़े जो ब्लंडर्स हैं उसके पीछे हाथ इजराइल का ही है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। क्योंकि सालों से इजराइल, खास तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ट्रंप को उल्लू बनाकर मिडिल ईस्ट में अपना जो असली एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल रहे हैं। कंस्पिरेसी थियरिस्ट सालों से यह बात अंडरलाइन करते आए हैं कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ट्रंप के खिलाफ ढेरों और सबूत हैं, जिससे वो असलियत में ट्रंप को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब करवा रहे हैं जो यूजुअली एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं करता। लेकिन आप सोचिए, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ट्रंप भी अब इजराइल के एजेंडे के खिलाफ बोलने लगा है, कम से कम पब्लिकली बोल तो रहा है, और इस बात से इजराइल काफी खफा है। ईरान में डेमोक्रेसी लाना ना अमेरिका के एजेंडे में था, ना इजराइल के एजेंडे में था। इजराइल दरअसल अपने ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा था युद्ध की आड़ में। इसीलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में कंप्लीट शांति हो, एक बैलेंस ऑफ पावर हो। जंग की आड़ में इजराइल को मौका मिलता रहता था और टेरिटरी पर कब्जा करना और एक्सपैंड करना। अभी ईरान में जंग की आड़ में वो लेबनान पर आक्रमण करता रहा, सबका ध्यान ईरान पर था और इजराइल चुपचाप लेबनान की जमीन हथियाता रहा। अब अगर वॉर खत्म होता है तो इजराइल ये सब कैसे करेगा? अपना ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ाएगा? इसीलिए इजराइल हरगिज नहीं चाहेगा कि वॉर रुक जाए, और वो भी ईरान के फेवर में, चाहे उसके लिए उसे पब्लिकली अमेरिका के खिलाफ भी जाना पड़े तो मंजूर है। इजरायली प्रधानमंत्री अब ओपनली बयान दे रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में डिफरेंसेस हैं और वो सहमत नहीं है ट्रंप के साथ। שוב, ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, ואמרתי, זו ההחלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו ההחלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבאתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו. מדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו. ईरान के साथ शांति का मतलब है ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है वो ठंडे बस्ते पर चले गया, और दूसरी तरफ इसे नेतन्याहू की हार की तरह देखा जा रहा है। इजराइल में अब सत्ता पलट हो सकता है, ईरान में ना हो, इजराइल में सत्ता पलट जरूर हो सकता है। तो अपने इमेज को बचाने के लिए, अपनी लेगेसी को बचाने के लिए, अपने आप को विनर दिखाने के लिए नेतन्याहू अब लेबनान के कुछ हिस्सों पर परमानेंटली कब्जा करने की बात कर रहे हैं कि देखो मैंने ये काम तो किया है। ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו, לחתור במנהרות טרור בתוך שטחנו.
नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अब लेबनान के ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पीछे नहीं हटेंगे। यहां नेतन्याहू की विडंबना भी तो समझिए। एक तरफ ट्रंप से खुल्लम खुल्ला लड़ नहीं सकते हैं, अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, वेपन चाहिए, अमेरिका का पैसा चाहिए, अमेरिका के बिना 2 दिन इजराइल नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ अपने ही देश में अपने लोग, अपने मंत्री इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेन गवीर जैसे हार्डकोर लीडर्स कह रहे हैं हम इस डील को नहीं मानेंगे, हम अमेरिका के पालतू नहीं है, अमेरिका जो चाहे करेगा, हमें अपना ही करना है। उधर अमेरिका में भी बचा खुचा जो सपोर्ट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर आम अमेरिकन में, ये जंग की वजह से वो भी खत्म हो रहा है। पिछले हफ्ते तो बात इतनी बिगड़ गई कि ट्रंप को नेतन्याहू को फोन करके कहना पड़ा यू आर क्रेजी। बात यहां तक पहुंच चुकी है क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे, बार बार बॉम्बिंग कर रहे थे लेबनान के अंदर। तो पब्लिकली भी उन्होंने नेतन्याहू को वेरी डिफिकल्ट गाय कहा है और यह भी कह रहे हैं ही शुड बी वेरी थैंकफुल टू अस। लेकिन इजराइल में लीडर्स ट्रंप के प्रति ग्रेटफुल तो छोड़ो हेटफुल बन रहे हैं, क्योंकि इजराइल में परसेप्शन यही है कि डील इजरायली इंटरेस्ट में नहीं है। उनका यह मानना है कि ईरान पक्का न्यूक्लियर वेपन अब तो बनाएगा। इसे इजराइल में आज पक्ष विपक्ष हर कोई चाहता है कि यह डील फेल हो जाए और फिर से युद्ध शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं ईरान का खात्मा हो जाए। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को प्रवोक करो, उन पर बॉम्ब्स बरसाओ, ईरान उनके बचाव में आएगा और बस आपको मिल जाएगा अवसर फिर से जंग शुरू करने के लिए, सीज फायर को खत्म करने के लिए। यह एकमात्र तरीका है जिससे नेतन्याहू अपनी इज्जत और अपनी कुर्सी दोनों को बचा पाएंगे। इसीलिए कोई हैरानियत की बात नहीं थी कि डील अनाउंस होने के कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने बेरूट पर हमला कर दिया, बस इस उम्मीद में कि यह डील किसी तरीके से टल जाए। अभी भी 19 जून की ऑफिशियल साइनिंग बाकी है। इसके बीच में इजराइल क्या क्या पैतरे आजमा सकता है, यह देखने वाली बात है। गाजा और लेबनान में हमने देख लिया है कि इजराइल की हिपोक्रेसी की और गिरने की कोई सीमा तो है नहीं, तो यू नेवर नो कि इस बार वो कौन सा नया हथकंडे अपना ले। आपको क्या लगता है, क्या शांति रह पाएगी या इजराइल दुनिया का सबसे जो खतरनाक देश बन चुका है उसके मंसूबे फिर से कामयाब हो जाएंगे, इस डील को वो फिर से साबोटाज करने में सक्सेसफुल हो जाएगा? थैंक्स टू उडू फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। चाहे बिजनेस आपका छोटा हो या बड़ा, एक बार अपने बिजनेस के लिए उडू का व्हाट्सएप कनेक्ट फीचर जरूर ट्राई कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।